हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यू पार्ट 5 सीरीज का जो है हम लोग लेक्चर नंबर 9 का रिवीजन देखने वाले हैं, जो कि आपका हर एक एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन जो 2025 है उसमें आपका काम आने वाला है और काफ़ी भयंकर तरीके से जो है इसमें क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो इसलिए आपको पूरा अंत तक जो है सीरीज़ को कंटिन्यू करना है, मैं आपको पूरा करवाने वाला हूँ। बाकी बात रही इसकी फ्री पीडीएफ की, तो वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग टेक्स्ट बुक के ऊपर मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, अगर आपका पास एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर मतलब होने वाला है या फिर आपका हो चुका है या तो आप नया लेने की सोच रहे हैं, तो आप हमारा कूपन कोड एसकैफे लगा करके इसको ले सकते हैं, जिससे कि आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र 615 रुपये मिल जाएगा। इससे हमें भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है, तो बाकी देख लीजिएगा, जिसका अगर खत्म हो गया वो जरूर ले लीजिएगा, उसमें हमारा कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा एसकैफे। चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए कि ये जो है आपका छोटा नागपुर का जो पठार है ना, उसको हम लोग खनिज का भंडार कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिनरल्स वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बाकी हम बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो भारत का जो जो 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है कौन कौन सा है। तो पहला तो कि आपका उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जिसको कि हिमालय के नाम से जानते हैं, उसके बाद उत्तरी का मैदान, उसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार जो कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय, तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। इसके अलावा थार मरुस्थल हो जाएगा, जो कि अरावली पर्वत के पास आपको देखने को मिलता है, जो कि नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा तटीय मैदान की अगर बात करते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये आपका 6 फिजिकल यहाँ पर डिवीज़न है भारत का, और इसी से हम लोग पूरा चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो आपका थार मरुस्थल है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट में आपका पड़ता है। एंड डक्कन प्लेट्यू जो होता है नॉर्थ, मतलब जो डक्कन प्लेट्यू है वो उसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है आपका थार मरुस्थल, ठीक है। तो ये टोटल 6 फिजिकल डिवीज़न आपको देखना है, और इसमें से सबसे बड़ा वाला होता है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पे होता है। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो जो नर्मदा नदी है इसको 2 भागों में बांटती है। कौन कौन सा 2 भाग है, तो जो ऊपर वाला भाग होता है यानी कि नॉर्थ वाला जो हिस्सा होता है उसको केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, और निचला वाला भाग यानी कि साउथ वाले भाग को दक्कन पठार यानी कि दक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। बाकी एक सिर्फ पठार होता है, तो पठार आपको पता होगा कि ये भी थोड़ा ऊंचे भूभाग होते हैं, लेकिन ये पहाड़ से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, मतलब पहाड़ से छोटा होता है, लेकिन इसका जो टॉप होता है ना वो आपका चपटा होता है। इसको हम लोग टेबल टॉप के नाम से जानते हैं। तो पठार और प्रायद्वीपीय पठार आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर जो प्रमुख पठार है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर प्रमुख पठार में बात करेंगे, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला यानी कि जो क्या कहते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो इसमें आपको ज़्यादातर आपको प्रमुख पठार जो आपको सीरीज़ में याद करना है, जो कि है मेवाड़ का पठार, उसके बाद मारवाड़ का पठार, उसके बाद मालवा का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, और उसके बाद बघेलखंड का पठार। तो जो आपका मेवाड़ और मारवाड़ जो होता है वो आपको इस वाले इलाके में देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो है आपका मालवा का पठार है एक, इसके अलावा दोस्तों आपका बुंदेलखंड है, उसके बाद आपका बघेलखंड है, और उसके बाद आपका यहाँ पर जो है और भी है आगे इस तरीके से जो है। और फिर यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये छोटा नागपुर पठार भी है, जिसको खनिजों का भंडारण के नाम से जानते हैं। जैसे जर्मनी में एक रूर प्रोविंस है, ठीक है, तो वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर उसका कंपेरिजन करके छोटा नागपुर पठार को खनिजों का भंडार यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर अगर बात करते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में, तो दक्कन पठार का ही ये एक हिस्सा है, ठीक है। और अगर बात करेंगे ये कैसे बनता है, तो ये आपका ज्वालामुखीय विस्फोट से मिलकर बनता है, और यहाँ पर काली मिट्टी आपको पाई जाती है, ठीक है, जो कि दक्कन पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग होता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि जो महाराष्ट्र वाला इलाका होता है ना, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ठीक है, इसी का एक मतलब विस्तारित भाग है, जो कि छोटा नागपुर पठार के बगल में यहाँ पर जो राजमहल की पहाड़ियाँ पड़ती है, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर मेघालय तक ये फैली हुई है। तो ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, तो लगातार जैसे आप देखिए यहाँ पर झारखंड है, ठीक है, और यहाँ पर आपको पता होगा कि भारत का कुछ स्ट्रक्चर कैसा है, मैं बना पाऊँगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये झारखंड है यहाँ पे, तो यहाँ पर बीच में बांग्लादेश पड़ता है ना, तो ये बांग्लादेश में नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मालदा गैप है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कंटिन्यू करता है कहाँ पे, मेघालय वगैरह में। तो यहाँ पर जो बीच में जो गैप है ना, इसको मालदा गैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहले राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि झारखंड वाले हिस्से में पड़ती है, ठीक है, उसके बाद मालदा गैप आता है, उसके बाद फिर मेघालय में, और फिर उसके बाद असम में जाते हैं। तो मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया इसी का पार्ट है, और असम में जो मिकिर रेगमा की पहाड़ियाँ हैं वो सब आपका असम में आता है, ठीक है। और ये दोनों का जो मिक्स्ड फॉर्म होता है इसको हम लोग कार्बी आंगलोंग या फिर मेघालयन पठार के नाम से भी जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा कहाँ तक जाता है, ठीक है।
तो ये सब उसी का हिस्सा है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के किस तरीके में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाई जाती हैं। मतलब मृदा अपरदन को रोकने की एक विधि है जिसमें कि जो है पेड़ों की कतार में लगाई जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं आश्रय पट्टी। इससे हम लोग जो है मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, ये चीज़ है। बाकी इसके अलावा अगर हम मिट्टी के टाइप की बात करेंगे तो कल हम लोगों ने 2 टाइप का मिट्टी पढ़ा था। एक था आपका जलोढ़ मिट्टी और एक था आपका काली मिट्टी। उसी में आपका और भी मिट्टी होती है, जैसे कि एक रेतीली मिट्टी होती है। तो रेतीली मिट्टी वैसी मिट्टी होती है जिसमें जो आपका कण होता है वो आकार उसका बड़ा बड़ा होता है। चिकनी मिट्टी भी होता है जो कि उसमें कण आकार जो है छोटा होता है, साथ ही साथ जो है चिपचिपा वो होता है। ठीक है, इसके अलावा काली मिट्टी तो हम लोग कल ही पढ़ लिए थे कि जो है ये मतलब किस तरीके से बनता है। तो जो आपका ज्वालामुखी फटता है तो उससे ठंडा होकर जो पत्थर बनता है, जो चट्टान बनता है, उसके टूटने फूटने से ये बनता है। महाराष्ट्र वाला जो प्लेटो वाला हिस्सा जो है ना, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। बाकी ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। इसमें चूना, लोहा, एल्यूमिना इन सब की जो है भरपूरता देखने को मिलती है। बाकी कपास को जो है 210 ठंड मुक्त दिन यहाँ पर चाहिए अगर कपास की खेती यहाँ पर अच्छे तरीके से करनी है तो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं लैटराइट मिट्टी की, ठीक है, तो लैटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो ये ईंट बनाने में उपयोग किया जाता है। इसे ईंट वाला मिट्टी भी कहा जाता है। लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा ये बनती है। लीचिंग प्रक्रिया क्या होता है, तो लीचिंग प्रक्रिया में जो है खनिजों का बहाव हो जाता है, जैसे कि सिलिका वगैरह जो है बहा करके नीचे चला आता है, तो उसको हम लोग लीचिंग बोलते हैं। तो इसके फलस्वरूप ही आपका लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और काजू और कॉफ़ी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये लैटराइट मिट्टी, तो ये याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। विभिन्न मृदा संरक्षण तकनीक की अगर बात करते हैं कि कैसे आप जो है मृदा संरक्षण कर सकते हैं, तो पहला आपका कंटूर खेती हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कि ढलान वाले क्षेत्रों में आपका जो है पानी के बहाव को रोकने के लिए जो है मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं बाउंड्री टाइप का इस तरीके से बना दिया जाता है, जब ताकि जो पानी का बहाव ना हो सके, जिससे कि मिट्टी बह करके एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए। तो ये कंटूर खेती में आ जाएगा। इसके अलावा टेरेस खेती एक होता है जो कि इसी कंटूर खेती के समान ही होता है, लेकिन इसको सीढ़ी नुमा खेती के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिप क्रॉपिंग ये आपका एक मेथड है, ठीक है। फसल चक्रण, ठीक है, जिसमें कि एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में नहीं बोया जाता है, तो इससे भी आपका जो मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसके अलावा कवर क्रॉपिंग की बात करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है, ठीक है, और घासदार जलमार्ग की बात करेंगे तो ये सारे के सारे जो है आपका यहाँ पर तकनीक है किस चीज़ का, तो यहाँ पर जो है मृदा संरक्षण का तकनीक है। बाकी इसके अलावा देख सकते हैं ये एक जो आपका कंटूर फार्मिंग जो मैंने बताया था कि इस तरीके से बाउंड्री दे दिया जाता है जिससे कि बहाव ना हो सके। स्ट्रिप क्रॉपिंग इस तरीके से होता है। क्रॉप रोटेशन इस तरीके से होता है कि मतलब देख सकते हैं ना, एक फसल को बार बार नहीं उगाया जा रहा, मतलब एक कुछ और का है फिर दूसरा कुछ और का है फिर इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा कवर क्रॉपिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, ग्रास वाटरवे, इस तरीके से जो है ये सब तकनीक है। बाकी एक मल्चिंग क्या होता है, तो मल्चिंग होता है जिसमें कि पौधों के अवशेष जैसे कि जो सूखे पत्ते होते हैं या फिर घास होते हैं उनके ऊपर मिट्टी को ढक दिया जाता है जिससे कि वो नमी वाष्पीकृत ना हो। तो ये भी आपका है, लेकिन ये आपका मतलब संरक्षण का उपाय नहीं है, ये बस नमी वाष्पीकृत ना हो इसके लिए ये मेथड का यूज किया जाता है, मल्चिंग, ठीक है। और एग्रो फॉरेस्ट्री तो मैंने बता ही दिया कि बड़े बड़े पेड़ हवा और पानी से मिट्टी को बहने से रोकता है, तो ये आपका मृदा संरक्षण का एक टेक्निक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। बोला भारत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला बोला भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान केरला में स्थित है, तो नहीं ये गलती है, केरला में नहीं बल्कि ये तमिलनाडु में है, तो दूसरा वाला आपका स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा बात करते हैं सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु में स्थित है, तो ये भी आपका सही है। यानी कि दोस्तों हम लोग का पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं सलीम अली पक्षी विज्ञान अगर पूछेगा तो वो तमिलनाडु में, लेकिन अगर नेशनल पार्क पूछेगा तो वो आपका जम्मू कश्मीर में है, और अगर पक्षी अभ्यारण्य पूछेगा तो ये आपका गोवा में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल पार्क और पक्षी अभ्यारण्य अलग है, और अगर पूछेगा यहाँ पर जो है पक्षी विज्ञान अलग है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास का अंदर तमिलनाडु में है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसी में और है कि राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो सलीम अली नेशनल पार्क, दाचीगाम, किश्तवाड़ और हेमिस, ये सब आपका जो जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क है। अगर हम ट्रिक की बात करेंगे तो सलीम जी 2 ग्राम किस देते हैं थे, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि सलीम अली, फिर आपका दाची देते थे से दाचीगाम हो जाएगा, ठीक है, किस से किश्तवाड़ हो जाएगा, और है से हेमिस हो जाएगा। तो ये याद करने का थोड़ा ट्रिक है, आप देख लीजिएगा। केरला की बात करेंगे तो इसमें आपका जो है साइलेंट वैली हो जाएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अनाईमुडी हो जाएगा, अनाईमुडी 16। हाँ एक और याद रखिएगा कि जिसमें भी लास्ट में 16 लगा हुआ रहेगा वो आपका यहाँ पर जो है केरला का होगा, ठीक है, जैसे कि अनाईमुडी, ठीक है, उसके बाद मतिकेतन, ठीक है, ये सब आपका जो है केरला का है। इसके अलावा पेरियार हो जाएगा, इराविकुलम हो जाएगा, ये सब आपका नेशनल पार्क केरला का है। सोलास क्या होता है, तो सोलास जो होता है पश्चिमी घाटों के जो समशीतोष्ण वन होते हैं ना, उसको सोलास के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया कि 16 जहाँ पर भी आपको देखने को मिले आप केरला का नेशनल पार्क लगा सकते हैं।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है, तो इसमें आपका संजय गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा, माधव हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा, कान्हा हो जाएगा, पेंच हो जाएगा जो कि आपका एमपी और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर पड़ता है, सतपुड़ा हो जाएगा और वंसाड़ हो जाएगा। ये सब आपका जो है एमपी का है, ठीक है। तो ये एमपी का कुछ नेशनल पार्क आपको याद रखना है। बाकी अगर हम बात करें, इसका ट्रिक है कि संजय, माधव, पन्ना, बंधु, कान्हा से मिलने 5 पैसे लेके 7 बजे वन गए। तो ये याद करने का थोड़ा ट्रिक है, आप देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय में अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया और कहा कि शिक्षा का अधिकार जो है जीवन के अधिकार से ही निकलता है। तो इसमें बहुत सारे केसेस हुए थे। तो ये जो बात था कि जो अनुच्छेद 21 में जो है आपका शिक्षा का अधिकार जो है, ठीक है, वो आपका जीवन के अधिकार से निकलता है। तो ये आपका कौन सा केस में बोला गया था? तो डी मोहिनी जैन वर्सेस में स्टेट ऑफ कर्नाटका एक केस हुआ था, ठीक है, उसके अंतर्गत ये बात बोली गई थी, ठीक है। इसका मतलब था कि आर्टिकल जो 21 आपको पता ही है कि क्या है। तो आर्टिकल 21 आपका जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, जिसमें कि ये बोला गया कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये बात आपका आर्टिकल नंबर 21 में यहाँ पर बोला गया था, मतलब मूलतः जीवन जीने का अधिकार आप कह सकते हैं। तो इसी में ये जो केस हुआ था ना, उसमें बोला गया था कि जो आपका शिक्षा का अधिकार है वो जीवन के अधिकार से ही निकलता है। तो ये आपका केस याद रखना कि डी मोहिनी जैन वर्सेस में स्टेट ऑफ कर्नाटका है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हुए थे, जैसे कि ए के गोपालन एक केस हुआ था 1950 में, जिसमें कि बोला गया था कि अनुच्छेद 21 की संकीर्ण, मतलब इसमें संकीर्ण नैरो आपका व्याख्या किया गया था कि आखिर आर्टिकल नंबर 21 में है क्या। बाकी एक मेनका गांधी केस हुआ था 1978 में, इसमें बोला गया था कि जो भी मतलब होगा, मतलब ये चीज़ें प्रक्रियाएं होंगी वो सही, न्यायसंगत और उचित होने चाहिए, तब जो है ये चीज़ माना जाएगा, मतलब जो बात बोला गया था। बाकी विदेश जाने का अधिकार भी इसमें शामिल था मेनका गांधी वाला में। इसके अलावा एडीएम जबलपुर वर्सेज में शिवकांत शुक्ला केस की अगर हम बात करेंगे 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत एक 5 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें कि 4:1 का निर्णय आया था, मतलब 4 लोग पक्ष में थे और एक विपक्ष में थे, ठीक है। तो 4 जो पक्ष में आया था, तो ये मतलब जो बोला गया था इसमें कि जो आपातकाल है, मतलब इमरजेंसी जो है, उसके दौरान जो हेबियस कॉर्पस जो आपका रिट है वो अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो ये आपका बोला गया था एडीएम जबलपुर वर्सेज में शिवकांत शुक्ला केस में, ठीक है। हेबियस कॉर्पस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंतर्गत इसको मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि आप किसी ऐसे पर्सन को जो है बिना सबूत के जो है, मतलब कानून उसको जो है मतलब बंदी बना के नहीं रख सकती, उसको जो है 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। जब तक कि उसका जो दोष है वो सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसको जो है मतलब बंदी बना के नहीं रखा जा सकता। तो ये हेबियस कॉर्पस में था। बाकी एक था केस पुट्टास्वामी केस जो कि 2017 में हुआ था। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार, निजता का अर्थ मतलब होता है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो उसको मौलिक अधिकार के रूप में पुनः पुष्टि की गई थी ये केस पुट्टास्वामी केस में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत ये चीज़ बोला गया था। इसके अलावा लक्ष्मा देवी केस 1985 में जो हुआ था, इसके अंतर्गत था कि फांसी की सार्वजनिक सजा को असंवैधानिक घोषित किया गया था, ठीक है। एंड एमसी मेहता केस जो हुआ था, उसमें बोला गया था कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है 1986 में। तो ये अलग अलग प्रकार के केसेस है, एक बार इसको आप ओवरव्यू कर लीजिएगा। बाकी एक चीज़ और बता दें आपको, जो आपका संघ, राज्य और समवर्ती सूची होता है, तो उसके अलावा एक और सूची होता है जिसको कि हम लोग रेसिड्यूरी पावर यानी कि शेष अधिकार बोला जाता है। तो इसमें जो पावर किसके पास होता है? तो केंद्र के पास होता है ये पावर, ठीक है। और ये कनाडा के संविधान से लिया गया एक प्रकार का मॉडल है, ठीक है। और समवर्ती सूची हम लोगों ने देख लिया था कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने लिया था। बाकी 5th नंबर क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर है दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है। ये चीज़ आपका गलत है, क्योंकि वेलफेयर करना है लेकिन कोई इंडिविजुअल का नहीं, मतलब समान तरीके से सब लोगों का हो सके। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि इंडिविजुअली हो, इंडिविजुअली नहीं हो सकता है, नहीं तो ये पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक लगेगा। इस कारण से ये जो गलत हो जाएगा, क्योंकि डीपीएसपी के अंतर्गत जितने भी समाज में रह रहे लोग हैं उनके कल्याण से संबंधित बात कहा जाता है, ना कि कोई इंडिविजुअल का। तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि डीपीएसपी कोई व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है बस। बाकी इसमें और कुछ जो पॉइंट था, जैसे कि नैतिक और राजनीतिक स्वीकृति होती है इसमें, तो जी बिल्कुल सही है। और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 नए डीपीएसपी जोड़ा गया था, ठीक है। हाँ, ये भी सही है। जैसे मूलतः क्या था 8 था, फिर 2 आपका 42वां संविधान संशोधन करके किया गया था, ठीक है। और इसी में फिर एक नहीं सॉरी, हाँ ऐसे आप याद रखिएगा बस कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 4 नए डीपीएसपी को यहाँ पर जो जोड़ा गया था। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक और है ये सकारात्मक होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है कि ये जो है सकारात्मक होते हैं, यानी कि राज्य को कुछ कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं ये, तो डी नंबर भी सही है, ये हम लोग का गलत था। आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, तो उसके अंतर्गत जो डीपीएससी में कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी, जैसे कि आपका जो है ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई पुअर वर्कर है, ठीक है, उसके जो चिल्ड्रन है उसको ये सिखाया जाए कि वो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करे, तो ऐसे कुछ याद करने के लिए सर ने बताया था, मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं इस चीज़ को। बाकी पुअर की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, जो कि आर्टिकल नंबर 39A में है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन से ये चीज़ें जोड़ी गई थी, ठीक है। वर्कर्स का मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी, जो कि 43A में है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर, ये 39F में है। और पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की बात करेंगे तो ये 48A में है। तो ये आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन से ये सब आपका आर्टिकल ऐड किया गया था डीपीएसपी में। इसके अलावा बात करते हैं 44th जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इसके अंतर्गत 38(2) जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत था कि जितनी भी आय, दर्जा, सुविधा और अवसर की जो है असमानता है, मतलब असमानता करने का मतलब कि भेदभाव है, उसको कम करना, ठीक है। ये आपका 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत किया गया था। एंड 86th अमेंडमेंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे शिक्षा से संबंधित विषय को बदला गया था। एंड 97th अमेंडमेंट जो हुआ था 2011 में, इसके अंतर्गत 43B यानी कि जो है सहकारी समिति के प्रावधान को जो है यहाँ पर ऐड किया गया था, जो कि आपका 91C में संशोधन करके किया गया था, ठीक है। मतलब इसमें जो जोड़ा गया तो इसमें 91C में भी संशोधन किया गया था, और ये करंटली पार्ट 9B में है, ठीक है, सहकारी समिति की बात करेंगे तो। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी निजी पार्टी में भारतीय ध्वज को स्पीकर की मेज़ ढकने के लिए उपयोग किया जाता है तो कौन से मौलिक कर्तव्य लागू होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो है भारतीय ध्वज को स्पीकर की मेज़ ढकने के लिए, मतलब ये एक प्रकार से उल्लंघन हो रहा है राष्ट्रीय ध्वज का, तो इसका सम्मान की बात होती है आपका, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि 51A में डिस्कस है मौलिक कर्तव्य के बारे में। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य तो उसमें ये आता है, और उसमें भी काफ़ी सारे यहाँ पर है, जैसे 11 है। तो ए में जो है आपका ये बात बोला गया कि जो भी आपका राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान है उसका सम्मान करेंगे, तो ये आपका 51A आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जितने भी आपके यहाँ पर मौलिक कर्तव्य 11 हो आपको यहाँ पर लिखा गया है, हालांकि इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने ये आपको याद करवाया था, एक बार और इसको देख लीजिएगा। बाकी नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 51A के जितने भी हैं, मतलब 1 से लेकर 5 तक आप ऐसे याद कर सकते हैं। ए से एंथम, ठीक है, तो एंथम और फ्लैग आपका आ जाएगा, उसके सम्मान करेंगे। बी से भगत सिंह, जो कि हमारे एक क्या थे, मतलब देश को आज़ाद कराने में मतलब अपना योगदान दिए थे, ठीक है, तो उनके जो आदर्श हैं उनका पालन करेंगे और साथ ही साथ उनको हृदय में संजोए रखेंगे, ये बी में है। सी मतलब कि इसमें 3 बातें हैं, 3 वर्ड है, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। और डी में है आपका कि देश की रक्षा करेंगे, यानी डी से डिफेंस हो जाएगा, देश की रक्षा। ई से इक्वलिटी हो जाएगा, यानी कि भाईचारा, महिला, इन सब की गरिमा का सम्मान करेंगे, तो ये ई में। तो ऐसे 5 आप जो है मौलिक कर्तव्य को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर पर है, प्रियदर्शी नाम निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक से जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका अशोक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि अशोक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रियदर्शी है। और इसके अलावा जो देवानामा प्रियदर्शी है, ये भी आपका अशोक से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में पता कौन किया था कि आखिर ये प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पता लगाया गया था, क्योंकि मास्की और निटूर जो कि कर्नाटका में पड़ता है और गुज्जर जो कि एमपी में पड़ता है, तो वहाँ पर अशोक का नाम जो है अशोक ये लिखा हुआ था, तो इसके बारे में जेम्स प्रिंसेप ने पता किया था। बाकी हर जगह पर देवा नाम प्रियदर्शी लिखा हुआ था, सिर्फ ये 3 जगह को छोड़ करके, ठीक है। तो उससे पता चला कि देवा नाम प्रियदर्शनी जो है किसका नाम था, अशोक का ही नाम था। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग अशोक के प्रमुख जो शिलालेख है वो कहाँ पर है, ठीक है, और कौन से राज्य में वो पड़ते हैं और उसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर आपके लिखी गई है कि कांधार जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, शाहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, इसके अलावा मनेसरा जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ता है, कलसी जो कि उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में है, सोपारा जो कि महाराष्ट्र में है, धौली जो कि उड़ीसा में है, जावगेड़ा या जो कि जौगादा, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है, सन्नाथी जो कि कर्नाटका में है, और येरागोडी जो कि आंध्र प्रदेश में है। बाकी बगल में आप देख सकते हैं कि उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पर 10 यहाँ पर लिखे गए हैं, जो कि आपका जितने भी शिलालेख हैं जहाँ पर भी लोकेटेड उसके बारे में यहाँ पर दिया गया, तो आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख की अगर हम बात करते हैं भाषा और लिपि क्या था, तो भाषा इसका था प्राकृत भाषा, इसके अलावा यूनानी और अरामाइक भी इसकी प्रमुख भाषाएं थी, ठीक है। तो ऐसा मेजरली 3 याद रखना है, प्राकृत, ग्रीक और अरामिक, ठीक है। और लिपि की बात करेंगे तो इसमें 2 मुख्य लिपि थी, एक ब्रह्मी जो कि सबसे मुख्य थी और एक था खरोष्टी जो कि उत्तर पश्चिम में जो है आपका था, ठीक है। तो ब्रह्मी और खरोष्टी यहाँ पर याद रखना, लिपि और भाषा में 3, यानी कि प्राकृत, उसके बाद यूनान और उसके बाद अरामाइक, ठीक है।
8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि खारवेल किस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो खारवेल जो आपका चेदी डायनेस्टी यानी चेदी वंश का एक प्रमुख शासक था, जिसका अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो सेकंड सेंचुरी बीसी में था ये, मतलब 100 बीसी से लेकर 200 बीसी के बीच में था। चेदी वंश की बात करेंगे तो ये आपका ओडिशा वाले क्षेत्र में था, ठीक है। और इसको महामेघवन वंश के नाम से भी जाना जाता था। हाथीगुम्पा अभिलेख जो है इनके बारे में उल्लेख करते हैं, मतलब चेदी डायनेस्टी के बारे में। एंड जो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, उनसे जो इसके बारे में पता चलता है। बाकी एक उदयगिरी जो है आपका, सिर्फ उदयगिरी के जो केव्स है वो एमपी में भी पड़ता है, जिसके बारे में जो है, जिससे हमको चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड के बारे में पता चलता है। तो ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ अगर उदयगिरी पूछेगा जो कि एमपी में पड़ता है, तो उससे हमको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पता चलता है। और अगर बोलेगा उदयगिरी एंड खंडगिरी, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन ये आपका जो है किसके बारे में बताता है, तो चेदी डायनेस्टी के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन, बोला मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे। तो ये हो जाएगा आपका मौर्योत्तर काल में पूछा है ना, उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी। तो सबसे पहले जो आपका इंडो ग्रीक, जिसको कि बैक्ट्रियन ग्रीक्स के नाम से जानते थे, तो सबसे पहले यही आए थे, ठीक है, जो कि बैक्ट्रियन क्षेत्र से आए थे, इसलिए इसको बैक्ट्रियन ग्रीक भी नाम दे दिया था। विशेषताएं क्या थी कि इंडो ग्रीक्स की, तो सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे, लेकिन शुद्ध नहीं थे। शुद्ध अगर बोलेगा तो कुषाण वंश के जो थे वो चलाए थे। बाकी अगर सबसे पहले राजाओं के नाम के सिक्के यही आपके चलाए थे इंडो ग्रीक्स ही। इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध शासक इसमें मेनांडर थे। मिलिंद पनो एक पुस्तक है जो इसमें कि मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में संवाद के बारे में डिस्कस है। और ऐसा बोला जाता है कि जो आपका मिलिंद था वो मेनांडर का ही एक दूसरा नाम था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे, तो इंडो ग्रीक आए थे। बाकी इसके अलावा भी और भी अलग अलग विदेशी आक्रमणकारी आए थे, जिसमें कि आपका इंडो ग्रीक तो हो ही गया पहले, सबसे पहले। उसके बाद आपका इंडो स्काइथियंस आए थे, जिसको कि शक कहते थे। जो शक वंश के बारे में पढ़ते हैं ना, वो इंडो स्काइथियंस ही थे। फिर उसके बाद इंडो पार्थियंस आए, फिर उसके बाद आपके यौची आए, ठीक है, जिसको कि कुषाण कहते थे। तो ये चार आपको याद रखना है सीरीज से, कि पहले कौन आए थे, तो इंडो ग्रीक, फिर उसके बाद शक, उसके बाद इंडो पार्थियन, उसके बाद यौची। आगे, निम्नलिखित में से किस एंग्लो मराठा युद्ध के परिणामस्वरूप पेशवाओं को क्षेत्र को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। तो जो अंतिम आपका आंग्ल मैसूर युद्ध था, थर्ड एंग्लो मराठा वार, इसमें जो ये काम किया गया था कि जो मराठा थे उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध की बात करेंगे तो हम लोग कल भी देखे थे इसके बारे में कि 1775 से 1782 के बीच में ये हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और इसके पीछे का रीजन क्या था कि जो सूरत की संधि हो गई थी यहाँ पर। सूरत की संधि कौन करता है, तो एक यहाँ पर जो है हम लोगों ने पढ़ा था, बाजीराव सेकंड के जो पिता थे, ठीक है, वो जो है अंग्रेज़ों के साथ जो है सूरत की संधि करते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो है ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है, जो कि मतलब मराठा के इसमें जीत होती है, क्योंकि उस समय नाना फडणवीस थे, जो कि कल ही हम लोग इस सब चीज़ को देखे थे। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जीत जाते हैं, और इसके फलस्वरूप संधि होती है कुछ कुछ, बाकी वो हम कल देखे थे। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे 1803 से 1805, जो कि आपका बसीन की संधि से स्टार्ट होता है, क्योंकि बसीन की संधि जो हुई थी आपका, जो कौन किया था, तो आपका बाजीराव सेकंड किया था, ठीक है, क्योंकि वो पेशवा बनना चाहता था, तो उस कारण से वो संधि किया था। और फिर बाद में जो आपका संधि पर हस्ताक्षर हुआ था बसीन की संधि, तो उसका मतलब क्या कहते हैं, जो संधि में जो चीज़ें लिखी गई थी, तो उसको मराठा ने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके फलस्वरूप जो आपका यहाँ पर सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। इसके फलस्वरूप आपका राजघाट की संधि होती है। याद रखिएगा, जो सेकंड गवर्नर जनरल मतलब सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो वेलेस्ले था, ठीक है। बाकी राजघाट की संधि की बात करेंगे 1805 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया इसको। इंदौर के होलकर ने टोंक, बूंदी और रामपुरा जैसे क्षेत्र ब्रिटिश को सौंप दिए इसमें। और देवगांव की संधि भी हुई थी 1803 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत नागपुर के रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच ये आपका हुआ था, ठीक है, देवगांव की संधि। तो देवगांव, राजघाट, ये सब आपका हुआ था सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के समय में। और थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड आपका 1814 से 18 के बीच में हुआ था, और इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की दो मूल श्रेणियां हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो दो प्रमुख श्रेणियां आपका है, स्थलीय और जलीय, यानी कि टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि इकोसिस्टम जो शब्द है उसको कौन दिया था, तो टैंसले ने दिया था। कब दिया था, तो 1935 में दिया था। बाकी फ्रांसीसी इवांस ने ये कहा था इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिकी में अध्ययन की मूल इकाई है, ठीक है। बाकी ये जो हम देखें कि दो मूल श्रेणियां हैं यहाँ पर, स्थलीय और जलीय, तो इसमें क्या क्या आते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो स्थलीय वाला में होगा उसमें आपको जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। और जलीय में अगर बात करेंगे तो जलीय में भी दो तरह का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर में और एक होता है सलाइन, यानी कि जो लवणीय जल है उसमें। तो फ्रेश वाटर में याद रखिएगा कि झील, तालाब, नदियाँ, ये सब आएगा। और अगर सलाइन में एक बात करेंगे तो ये आपका महासागर, प्रवाल, ये सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में कि इकोसिस्टम जो है
क्या क्या मतलब सेवाएं जो है मिलती हैं, तो एक आपका सपोर्टिंग जो सर्विस है, ठीक है, जो कि आपका पोषक चक्र हो गया, जल चक्र हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, मिट्टी का निर्माण हो गया, तो इन सब से मिलता है। बाकी एक होता है प्रोविजनिंग यानी कि प्रावधान शाखाएं, जो कि भोजन, ताज़ा पानी, फाइबर, जैव ईंधन और प्राकृतिक औषधियाँ, इन सब की सेवाएं जो आपका इनसे मिलती है प्रोविजनिंग वाले से। और रेगुलेटिंग वाले से आपका वायु की गुणवत्ता, जल निकासी, परागण, जलवायु, प्राकृतिक आपदा, ये सब आपका मिलता है। तो टोटल यहाँ पर 5 आपका दिया होगा, 5 है ना, नहीं 4 ही है, तो 4 आपको याद कर लेना है कि कौन कौन सा है। सपोर्टिंग है, प्रोविजनिंग है, रेगुलेटिंग है, कल्चरल है, हिंदी में भी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बोर्ड है, स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय का अर्थ अगर बात करेंगे तो ये होता है कि आधार वर्ष के मूल्यों पर अनुमानित आय, यही आपका होता है स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो याद रखिएगा आधार वर्ष के मूल्य पर अनुमानित आय, और ये आधार वर्ष जो आपका क्या होता है, तो लगभग अभी फिलहाल की बात करेंगे तो 2011-12 आपका माना जा रहा है ये आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर, ठीक है। जीडीपी की बात करेंगे तो ये 2 तरह का होता है, एक होता है नाम मात्र यानी कि नॉमिनल जीडीपी, और एक होता है रियल जीडीपी। तो अगर हम बात करते हैं नाम मात्र जीडीपी की, तो महंगाई को शामिल नहीं किया जाता है इसमें, और वर्तमान बाजार मूल्यों की गणना की जाती है इसमें नाम मात्र वाले में। लेकिन अगर हम वास्तविक वाले में बात करेंगे तो महंगाई को इसमें जो है देखा जाता है, जोड़ा जाता है, और एक स्थिर मूल्य यानी कि एक बेस ईयर इसमें जो है माना जाता है, यानी कि जो अभी करंट में बात करेंगे तो 2011-12 का ये आधार वर्ष हम लोग मान के चलते हैं। और एक यहाँ पर निकलता है जीडीपी फैक्टर करके, ठीक है। वो कैसे निकलता है, तो ऊपर होता है आपका नॉमिनल जीडीपी और नीचे होता है रियल जीडीपी, इंटू में 100 करते हैं तो हमको ये जीडीपी फैक्टर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये होता है। बाकी ये रियल जीडीपी जो है आपका क्या होता है, रियल जीडीपी आपका जो है कोई बेस ईयर मान के किया जाता है, और नॉमिनल जो करेंटली जो ईयर का निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, और नीचे रियल जो होता है यानी कि बेस ईयर वाला रखते हैं और इंटू में 100 करते हैं, तो ये जीडीपी फैक्टर ऐसे निकलता है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकर की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है। तो अगर ये हमसे पूछा है व्यक्तिगत आयकर की कटौती से पहले, तो ये आपका हो जाएगा हम लोग का, ऐसा तो इसका आंसर पर्सनल इनकम होना चाहिए, लेकिन एसएससी के एग्जामिनेशन में जो है ये आपका सकल आय दिया यानी कि ग्रॉस इनकम दिया है, इसलिए हम ग्रॉस इनकम ही यहाँ पर याद करेंगे, क्योंकि इस बार भी ये क्वेश्चन आया था और ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा एसएससी के हिसाब से ही पढ़ना है। सकल आय यहाँ पर दिया था उन्होंने, बाकी व्यक्तिगत आय भी होता है, अगर आप अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप व्यक्तिगत आय यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन एसएससी की कर रहे हैं तो सकल आय आपको लेके चलना है, ग्रॉस इनकम, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो व्यक्तिगत आयकर की कटौती से पहले बोल रहा है, कटौती से पहले, और अगर पूछेगा कटौती के बाद, तो कटौती आय के बाद जो ये आपका कहलाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि पीडीआई कहलाता है। यानी कि जो आपका पर्सनल इनकम है उसमें से जितने भी प्रकार के टैक्सेज हैं उसको हटा दीजिए, और वो जो आपके पास पैसे बचेंगे वो आपका यहाँ पर जो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी पीडीआई कहलाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसमें जो आपका नेशनल इनकम जो होगा किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिवार का, उसमें से जो अर्जित परंतु प्राप्त नहीं आए, जो कि आपका होता है अवितरित कॉर्पोरेट लाभ, जैसे कि मान लीजिए कोई काम किए, तो काम तो किए लेकिन उसके बदले कुछ आपको ऐसा कुछ प्रॉफिट नहीं देखने को मिला, ठीक है, तो वो आपका उसमें वो चीज़ आता है, तो इसमें आपको ये चीज़ माइनस करना है, और उसमें आपको जोड़ना है प्राप्त परंतु अर्जित नहीं की गई आय, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफ़र भुगतान को क्या करना है, ऐड करना है। ट्रांसफ़र भुगतान में आपको जो है सब्सिडी आ जाएगा, स्कॉलरशिप आ जाएगा, पेंशन, जिसके लिए मतलब आप कुछ कर नहीं रहे लेकिन फिर भी आपको मिल रहा है, तो उसको ट्रांसफ़र भुगतान कहते हैं। तो ट्रांसफ़र भुगतान को ऐड करना है और अवितरित कॉर्पोरेट लाभ को यहाँ पर माइनस करना है एनआई में से, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा क्या, पर्सनल इनकम, और फिर पर्सनल इनकम में से आप जितने भी प्रकार के टैक्सेज है उसको हटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, पीडीआई मिल जाएगा, यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगा, जिसको कि आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है विद्यमान रूपों में विद्यमान हो सकती है, मतलब अलग अलग रूप में विद्यमान हो सकती है। तो अधातु बोला है, तो पहले तो कि हम यहाँ पर देखेंगे कि पारा जो हम लोग का मेटल है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। कार्बन अधातु है तो इसको भी रहने देते हैं। बाकी लिथियम भी हम लोग का मेटल है, पोटेशियम भी हम लोग का मेटल है, तो ऐसे आप मतलब मेटल से ही इसको काट सकते हैं। बाकी बच गया हम लोग का कार्बन ऑप्शन, तो कार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन इसीलिए यहाँ पर जो है विभिन्न रूपों में विद्यमान होगा क्योंकि इसका जो संयोजकता होता है वो 4 होता है, मतलब इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इस कारण से जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर लंबी लंबी रिएक्शंस करता है, और किसी भी रूप में ये विद्यमान हो सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन के बारे में, तो आवर्त सारणी में इसका क्रमांक कितना है, तो 94 है, ठीक है। और प्राकृतिक रूप से ये विद्यमान तत्व है, ये भी चीज़ याद रखना है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी विन्यास 2 और 4 होता है। इसके जो ये जो है आपका एलोट्रॉपिक यानी कि अपरूपता दर्शाता है, इसके काफ़ी सारे अपरूप हैं, जैसे कि हम देखेंगे अभी जो जो अपरूप है उसके। इसके अलावा कैटनेशन गुण, यानी कि कैटनेशन गुण का मतलब होता है जो लंबी श्रृंखला बनाने की जो क्षमता होती है उसको कैटनेशन कहते हैं, तो ये गुण भी इसके पास है। इसके अलावा 4 संयोजकता वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये,
ग्राफीन कार्बन का एक नैनो कण होता है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा कि जो ग्राफीन है वो कार्बन का ही एक नैनो कण है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। वायुमंडल में अगर कार्बन की प्रतिशत पूछेगा तो ये आपका 0.036% होता है और पृथ्वी की सतह पर 0.025% ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन के अपरूप के बारे में, तो हीरा एक हो जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ये वर्तमान प्रकृति में। इसके अलावा एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से ये जुड़ा रहता है, ठीक है, और मजबूत टेट्राहेड्रल संरचना को बनाता है। मतलब एक कार्बन जो है 4 अलग अलग कार्बन से ये जुड़ा रहता है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका फॉर्मेशन होता है। तो ये मजबूत टेट्राहेड्रल संरचना को यहाँ पर दर्शाता है। इसके अलावा विद्युत का खराब ये चालक होता है क्योंकि यह मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए यह विद्युत का खराब चालक होता है, मतलब सुचालक नहीं बल्कि कुचालक होता है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको ऊपर आपको लोड नहीं लेना, बस सिंपल ये रट जाना है क्योंकि हम लोग जेई और नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल आप ऐसा रट लीजिए। इसके अलावा ग्रेफाइट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेफाइट जो है आपका, ये भी आपका कार्बन का ही अप्रूप है जो कि काफ़ी ज़्यादा चिकना होता है और इसके कारण से इसको स्नेहक के रूप में यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में इसका जो यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो एक सी होता है वो 3 अन्य सी से जुड़ा होता है। हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था कि जो हीरा वाला में होता है वो 4 से जुड़ा रहता है, लेकिन इसमें 3 से जुड़ा रहता है, ठीक है। एक सी मुक्त होता है इसमें, इसी कारण यह विद्युत का अच्छा चालक होता है जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। और ये 2D स्तरित संरचना होती है। 2D मीन्स की 2 डायमेंशनल जो है स्तर के रूप में इस तरीके से आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका जैसा पेंसिल को देखते होंगे कैसा होता होगा उस तरीके का आपको देखने को मिलता है। छीलने से जो आपको जो शेप दिखा देता है ना, उस तरीके का ये होता है। बाकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है और हीरा वाला sp3, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी एक और है यहाँ पर बक मिनिस्टर फुलरेन, जिसको कि शॉर्ट में फुलरेन भी कह देते हैं। तो ये C60 होता है, इसमें 60 कार्बन परमाणु जो है जुड़े होते हैं जो कि एक फुटबॉल की जैसी शेप दिखाई देती है ये। तो ये भी आपका एक कार्बन का मुख्य अपरूप है, याद रखिएगा। तो 3 अपरूप याद रखिएगा, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरेन। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नर्तक कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी हुई है, तो एक्सपोनेंट पूछा है। तो कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ अगर बात करेंगे तो वेम्पति चिन्ना स्वामी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित रखते हैं। अगर हम बात करते हैं कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। पहले इसको भागवत मेला के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मूल रूप से ये जो है भामा कल्पम से जुड़ा हुआ है। भामा कल्पम एक रचना है जो कि आपका सिद्धेंद्र योगी द्वारा रचित किया गया है, ठीक है, जिसमें कि सत्यभामा भगवान कृष्ण की पत्नी जो है उन पर आधारित रचनाएं हैं। तो भामा कल्पम एक प्रकार की रचना है जो कि किसने किया है, तो सिद्धेंद्र योगी द्वारा इसमें रचित है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें हम लोग इसी बेसिस पर जो है आपका कुचिपुड़ी किया जाता है, मतलब परफॉर्म किया जाता है। आंध्रा की लोक नृत्य शैली यक्षगान से भी कुछ हद तक ये संबंध रखता है। आंध्र की लोक नृत्य शैली नहीं है बल्कि ये यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटका का है ना। तो कर्नाटका का जो यक्षगान है, ठीक है, तो उससे कुछ मतलब मैच होता है ये चीज़ें। बाकी इसमें इसका शुरुआत कैसे होता है, तो पहले गणेश वंदना होता है, उसके बाद तरंगम यानी कि इसमें पीतल की थाली पर जो नृत्य होता है तरंगम वाले में। और कुचिपुड़ी का संबंध अगर पूछेंगे 5 तत्व में से किस तत्व में है, तो पृथ्वी से ये संबंध रखता है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी हो गया। अगर इसका एक्सपोनेंट अगर पूछेगा तो इसका एक ट्रिक है कि सत्यम सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए और सुंदर दोस्त शोभा के साथ कुचिपुड़ी खाए, ठीक है। तो याद कर सकते हैं ऐसे कि वेम्पत्ति चिन्ना स्वामी हो जाएगा, अर्पणा सतीशम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांतम सत्यनारायण, स्वप्न सुंदरी शोभा नायडू और राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, ये सब आपका जो है संबंध है इससे। इसके अलावा जिनका अंतिम नाम रेड्डी होता है ना, वे लगभग हमेशा कुचिपुड़ी नृत्य से ही जुड़े होते हैं। तो ये भी आप ऐसे याद कर सकते हैं जिसमें भी लास्ट में रेड्डी, जैसे भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, ठीक है, राधा रेड्डी, ये सब आपको रेड्डी रेड्डी जहाँ पर मिलेगा कुचिपुड़ी आपको यहाँ पर समझ रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य और लोक नृत्य का कौन सा जोड़ा सही है, तो गुजरात का बिहू है, नहीं गलत है। हरियाणा का गड़िया या गोड़िया है, गलती है। पंजाब का भांगड़ा नृत्य है, बिल्कुल सही है, ठीक है। केरल घूमर नृत्य नहीं, ये राजस्थान का घूमर है। तो हम लोग का सी सही है। अगर हम बात करते हैं बिहू की तो 3 प्रकार का बिहू होता है, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटे बिहू। बोहाग बिहू जो है वो न्यू ईयर फेस्टिवल है आपका, जो कि पता है असम का न्यू ईयर फेस्टिवल है ये, और ये चैत के मंथ में किया जाता है, चैत या वैसाख वाले में। माघ जो होता है वो जनवरी के मंथ में किया जाता है और जो काटी होता है ना वो आपका कार्तिक के मंथ में किया जाता है। तो 3 बिहू आपको याद रखना है। इसके अलावा केरल की अगर हम बात करेंगे, केरल की और कौन कौन से यहाँ पर लोक नृत्य है, तो कुदियाट्टम, थय्यम, कलारीपट्टू जो कि एक मार्शल आर्ट डांस है। इसके अलावा चक्कर कट्टू, ये सब आपका जो है केरल का है। अगर हम अदर मार्शल आर्ट डांस की बात करेंगे, ठीक है, अलग अलग स्टेट में, तो तमिलनाडु में सिमलम्बम है जो कि एक मार्शल डांस आर्ट फॉर्म है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मलखम्ब, बिहार में परीखंडू, मणिपुर में थांगता, ठीक है, पंजाब में गतका, पश्चिम बंगाल और जो पंजाब वाला हिस्सा है उसमें लाट, ठीक है, महाराष्ट्र वाले में मर्दानी खेल। तो ये सब आपका जो है मार्शल डांस ऑफ फॉर्म है अलग अलग रीजन में, तो इसको भी आपको याद करना है।
17 नंबर क्वेश्चन है कि डप्पू नृत्य जो है किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो डप्पू नृत्य जो है आपका वो आपका है आंध्र प्रदेश का। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आंध्र प्रदेश में और अगर हम बात करें तो बोमालू हो जाएगा, बुट्टा बोमालू, ये सब आप आंध्र प्रदेश का है। धीमसा हो जाएगा, बथुकम्मा हो जाएगा, लंबाड़ी हो जाएगा और भामाकल्पम हो जाएगा। ये सब आपका जो है कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा आगे बात करते हैं कौन सा पुस्तक द गाइड के लेखक है। तो द गाइड काफ़ी इजी है, आर के नारायण का है। आर के नारायण के द गाइड के अलावा और क्या क्या है, तो मालगुडी डेज है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, डार्क रूम है, ये सब आपका आर के नारायण का है। अगर हम बात करते हैं रोहिंटन मिस्त्री की, तो ये ए फाइन बैलेंस, फैमिली मैटर्स, ये सब इनका है रोहिंटन मिस्त्री का। विक्रम चंद्रा का बोलेगा तो सैक्रेड गेम्स हो जाएगा। शशि थरूर का पूछेगा तो इसके काफ़ी सारे इनके हैं, जैसे कि पहला तो कि एन एरा ऑफ डार्कनेस हो जाएगा, वाई आई एम हिंदू हो जाएगा, ठीक है, अम्बेडकर लाइफ हो जाएगा, प्राइड प्रेजुडाइस एंड पंडितरी हो जाएगा, ठीक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल हो जाएगा। और इसके अलावा एक और है यहाँ पे है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। ये सब आपका जो है किसका है, शशि थरूर की प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बाकी सारे अभी मतलब हर एक यहाँ पर जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसलिए हर एक चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। बाकी 19th नंबर है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे अगर बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो आपका मेघालय में देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है बिहार में देखने को मिला है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यानी कि मेघालय एक नंबर पर, फिर बिहार और फिर आंध्र प्रदेश, यानी कि CBA यहाँ पर जो है सॉरी पहले मेघालय, उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद बिहार, यानी कि CBA यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं 2011 के अनुसार अगर पूछेगा एनुअल ग्रोथ रेट, तो ये आपका 1.64%, यानी एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, ठीक है, एनुअल का मतलब वार्षिक। और अगर पूछेगा डेकेडल यानी कि 10 वर्ष का ग्रोथ कितना हुआ है, तो 17.64%, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कौन से राज्य में देखने को मिला, तो मेघालय में देखने को मिला है 27.78%। अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, तो दादरा नगर एंड हवेली की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो है रेट देखने को मिला है जो कि 55.88 देखने को मिला है। और सबसे कम पूछेगा तो नागालैंड, जहाँ पर निगेटिव में आपका जनसंख्या चला गया है 0.47%। और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा 6.33%। ये सब आपका जनसंख्या वृद्धि दर का यहाँ पर आंकड़ा है, तो इसको आपको याद करना है। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल आयोजन जो है भारत द्वारा कभी आयोजित नहीं किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा ओलंपिक्स, कभी भी भारत आयोजित नहीं किया है। बाकी एशियाई खेल की बात करेंगे तो 2 बार आयोजन हुआ है भारत में, पहला तो कि 1951 में और दूसरा 1982 में। अगर हम बात करते हैं ICC पुरुष वर्ल्ड कप की, तो ये भी कई बार भारत में हो चुका है। और जो नेक्स्ट अभी आपका 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो आपका भारत और साथ ही साथ श्रीलंका में होने वाला है। और जो पुरुष वर्ल्ड कप में बात करेंगे रिसेंट में जो 2023 वाला आपका हुआ वो भारत में हुआ है। इसके अलावा आपका जो और क्या क्या हुआ था, 2011 वाला भी हुआ था आपका भारत में ही, ठीक है। तो 4 साल यहाँ पर जो है किया है भारत वर्ल्ड कप वाला, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर पूछेगा कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो 2031 भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा, मतलब जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ होने वाला है 2031 वाला, उसको भारत आयोजित करेगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें कि हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस का रिवीजन किया है काफ़ी अच्छे तरीके से। बाकी कैसा लगा आज का रिवीजन, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। बाकी इसी तरीके से मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। एंड इसका PDF की बात रही तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलने वाला है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो PDF इसको ले सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या सिंपली आप जाइएगा रोजगार रिवीजन सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बाकी सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा आपको आज का, एंड ये जो नोट्स है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलो बाकी आज के इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।